हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल बात करी थी हमने, हिंदी की पहली ही क्लास थी हमारी, जिसमें बात करी थी किसकी, वर्णमाला की। कि वर्णमाला क्या है, इसमें बात करी थी हमने लिपि की, कि लिपि क्या होती है। लिपि होती है कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिस शैली का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। फिर हमने वर्णों की बात करी कि वर्ण या फिर ध्वनि, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या ध्वनि। उसके बाद में हमने कहा था कि वर्णमाला क्या है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो आज इससे आगे बात करते हैं। आज बात करते हैं स्वर की। कल बात करी थी हमने वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद पढ़े हैं हमने, वर्णों के 2 भेद पढ़े हैं, जिसमें एक क्या है स्वर और एक क्या है व्यंजन। ठीक है, तो आज उसी एक पार्ट की बात करते हैं, स्वर की। स्वर क्या है, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वर्ण, वही स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसे कहूं स्वर का एक दूसरा भी नाम है, वो क्या नाम है, वो है अच। अच इसे संस्कृत भाषा में बोला जाता है। यदि एग्जामिनर ने किसी वजह से पूछ लिया कि संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है, तो हम बता देंगे संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। ठीक है, ये हलंत है, आदच है, तो कहेंगे संस्कृत में स्वर को कहा जाता है। तो अच संस्कृत में स्वर को कहा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं स्वर क्या है। स्वर है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण ही क्या कहलाएंगे, स्वर। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या होगा, स्वर। तो लिख लेंगे इस पॉइंट को भी, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं या होते हैं, स्वर होते हैं। अब बात आती है कि स्वर की संख्या कितनी है, हमारे हिंदी में स्वर कितने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्वरों की संख्या, स्वर की, या एक ऐसा लिख लो कुल स्वर। कुल स्वर सभी को मालूम होगा, कुल स्वर कितने पढ़ते हैं हम हिंदी में, कुल स्वर 11, जिसमें ए हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई और ई, उ और ऊ, ए और ए, ओ और औ, और एक होता है री। ठीक है, ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए। हालांकि छोटा बड़ा बोलते हैं, लेकिन बोलने में ही डिफरेंस होगा। यदि हम इन्हें शुद्ध थोड़ा स्वर उच्चारण करें इनका, ए, आ, ई, ऊ, ए, इसमें ए की मात्रा आएगी, ए की आवाज आएगी। ठीक है, ओ, औ और ये होता है री। ठीक है, यदि एग्जामिनर सीधा कहेगा कि हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो हम बताएंगे कुल कितने स्वर हैं, 11। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा इस बात को घुमा सकता है। वो कैसे घुमा सकता है, यदि वो कहे कि लेखन की दृष्टि से स्वर के भेद कितने हैं या स्वर कितने हैं, लिख लेंगे इस पॉइंट को भी, लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं। लेखन की दृष्टि से कैसे, मतलब लिखने के आधार पर हमने कितने लिखे हैं, 11, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 11। केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि लेखन की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं, तो बता देंगे 11। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसे थोड़ा सा हटा दें, बाद में लिख लेंगे। फिर पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है और पूछ सकता है क्या, कि शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो देखते हैं, इस पॉइंट को भी लिख लेंगे,
शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि शुद्ध स्वर उच्चारण की बात करेंगे, शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर होंगे 10। ठीक है। फिर 11वां स्वर कौन सा है जो शुद्ध स्वर उच्चारण की दृष्टि से नहीं माना गया? वो है जो हमारा ये री होता है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं अर्ध स्वर की तरह भी कार्य करता है, इसलिए हम इसे शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर अलग कर देते हैं। ठीक है। और एक तरह से क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कामता प्रसाद के अनुसार स्वरों की कितनी संख्या है, या कामता प्रसाद के अनुसार स्वरों के कितने भेद, क्या संख्या ही बोलेगा वो। ठीक है। तो इसे भी लिख लेंगे, कामता प्रसाद, गुरु कामता प्रसाद। ठीक है। कामता प्रसाद के अनुसार स्वरों की संख्या, तो ध्यान रखना 10। यानी कि ये जो है शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर 10 जो हैं वो किसके अनुसार हैं? कामता प्रसाद के अनुसार। तो उन्होंने कौन सा स्वर नहीं मानना? इसे स्वर की श्रेणी से उन्होंने बाहर रखा। ठीक है। तो हमारे स्वर से क्वेश्चन सीधे बनेंगे कि बताओ कुल स्वर कितने हैं हमारी हिंदी में, तो बता देंगे 11। ठीक है। और लेखन की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो बताएंगे 11। और यदि बात कहे कि शुद्ध स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो बताएंगे 10। और यही क्वेश्चन आ जाए कामता प्रसाद के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 10। ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से मात्रा की बात। इसे साफ कर दो। ठीक है। एक बार उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्वरों का वास्तविक रूप है वो क्या है, यानी कि यदि स्वर जिस रूप में बदलते हैं वो क्या होती हैं? मात्राएं। ठीक है। तो लिख लेंगे स्वरों का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। तो ध्यान रखेंगे, स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलेगा वो क्या कहलाएगा? मात्रा। तो हमने अभी स्वर पढ़े हैं, कितने स्वर थे? जो कुल स्वर थे 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, ए, ऊ और एक हो जाएगा ओ और आओ। अरे 11वां स्वर हमारा कौन सा है? ये 2 मात्रा है। ठीक है। ये इस तरह से 11वां स्वर हमारा है री। ठीक है। तो हमें इन स्वर को किस रूप में डिवाइड करना है? मात्रा में, क्योंकि इनका प्रयोग हमें देखने को मिलेगा जब हम व्यंजन को इनके सहायता से बोलते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं? मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। तो इनकी मात्रा की बात करें, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये क्या होता है? इसकी मात्रा जो होती है वो अदृश्य होती है। यानी कि यदि मैं लिख दूं इधर कै, इसमें ए है तो, लेकिन क्या दिख रहा है इसमें? नहीं ना। तो वो जो ए है वो क्या होगा? इसमें अदृश्य है। ठीक है। इसी तरह से बात करें, आ की क्या मात्रा होती है? सभी को पता होगा ये। ठीक है। ई की मात्रा क्या होती है? छोटी ई। छोटी ई होती है ये। यदि बड़ी ई की बात करूं, ये क्या होती है? ये। और यदि ए की बात करूं जो कि एक मात्रा होती है, और यदि ए की बात करूं इसमें 2 मात्रा। ए में भी मात्रा दिख नहीं रही लेकिन अदृश्य होती है, और इसमें मात्रा कितनी दिख रही है? 1।
लेकिन होती कितनी मात्रा है, 2, ठीक है। और यदि ऊ की बात करूं, छोटा ऊ, और ये क्या है, बड़ा ऊ। थोड़ा सही से बना लेंगे इसको, बड़ा ऊ। और ये क्या है, ओ की मात्रा, और ये क्या कहलाएगी, औ की मात्रा। ये कितनी मात्रा होती है, 2, और इसकी मात्रा क्या होगी, री। जैसे हम पढ़ते हैं दृष्टि, ठीक है, वो ये वाला री होता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे, जल्दी से एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इससे आगे बात करेंगे जरा। अब बात करते हैं स्वरों के भेद की, कि स्वरों के कितने भेद हैं। बात करते हैं किसकी, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने पढ़ते हैं हम, 3, ठीक है। स्वरों के कितने भेद पढ़ते हैं, 3। और इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, तो हम 3 ही बताएंगे, ठीक है। चाहे तो कहीं मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, मात्रा के आधार पर, या कहे उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, तो हमें 3 ही बताने हैं। जो कि ये केवल एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि बताओ मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो बता देंगे 3। यदि कहे उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, बता देंगे 3। तो ध्यान रखना, स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, यदि पहला लिखूं मैं, ये होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरे की बात करूं, ये क्या होता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और यदि तीसरे की बात करें, ये होता है प्लेतु स्वर। ह्रस्व स्वर होता है एक मात्रिक, जिसमें एक मात्रा होती है, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं, सॉरी, इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर ये होते हैं द्विमात्रिक, या जिनमें 2 मात्रा होती हैं, ठीक है। इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और प्लेतु होते हैं त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट डाल लेंगे ह्रस्व स्वर, पहला ही पॉइंट डाल लेंगे क्या, ह्रस्व स्वर। स्वरों के भेद में पहला स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर। इसे ही हम कहेंगे मूल स्वर, ध्यान रखना, मूल स्वर। और इसे ही कहते हैं हम क्या, लघु स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या फिर लघु स्वर, तो ये एक मात्रिक होते हैं, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये पॉइंट लिखना चाहो लिख सकते हैं कि ये जो हैं ये एक मात्रिक स्वर हैं, उच्चारण में उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। मूल स्वर होंगे लघु स्वर, इनकी एक मात्रा होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेंगे लघु, अभी तुमने पढ़ा लघु क्या होगा, और एक होता है गुरु। लघु की एक मात्रा होती है, लघु का चिन्ह होगा ये वाला, और गुरु का चिन्ह होगा ये वाला। इसकी यदि मात्रा की बात करूं मैं, इसकी मात्रा होगी 1, और इसकी मात्रा की बात करूं मैं, इसकी मात्रा होगी 2। तो अभी मैंने कहा कि लघु स्वर क्या है, एक मात्रिक स्वर है, या फिर ह्रस्व स्वर क्या है, एक मात्रिक है। यानी कि ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कह सकते हैं, और ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लघु स्वर एक मात्रा होती है। अभी गुरु पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, गुरु क्या होती है, 2 मात्रा, ठीक है। चलो इससे आगे चलते हैं। बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की संख्या। यदि इनकी संख्या
डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ ले कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर कहे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो बताएंगे कितने होंगे? 4। 4 कौन कौन से? ए हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। सही है, चलो उतार लो एक बार। तो हमने पढ़े स्वरों के भेद, उसमें भी हमने पहले ही स्वर पढ़ा, ह्रस्व स्वर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आशा है समझ में आया होगा। बात करते हैं दूसरा कौन सा स्वर है? दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं गुरु स्वर। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर को ही हम कहेंगे गुरु स्वर, दीर्घ स्वर को ही हम कहेंगे संयुक्त स्वर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये द्विमात्रिक। ठीक है, इनमें क्या होती हैं? 2 मात्राएं, तो ये क्या होते हैं? ये द्विमात्रिक स्वर हैं। या हम कह सकते हैं कि उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, तो उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात है गुरु स्वर। अभी तो मैंने बताया कि ये द्विमात्रिक होते हैं, इनमें 2 मात्रा होती है। और गुरु का चिन्ह मैंने बताया था कि गुरु का चिन्ह क्या था? गुरु का चिन्ह था ये, जो कि 2 मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, संयुक्त स्वर इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। 2 स्वर मिले होंगे और इनका निर्माण हो रहा होगा। यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा संधि वाला पोर्शन। यदि हम अच्छे से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर को पढ़ लेंगे तो ये हमें संधि में आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए वर्णमाला को बहुत अच्छे से मजबूत तरह से पढ़ें, क्योंकि वर्णमाला ही क्या है? हिंदी का आधार है, जड़ है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें आगे। यदि दीर्घ स्वरों की संख्या बूझ ले तो बचे कितने? 7। 4 तो हमने ये पढ़ लिए, कुल स्वर होते हैं 11, तो बचे कितने? 7। 7 कौन कौन से बचे हैं? आ बचा, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए और ओ और आओ। ठीक है, देखना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ह्रस्व स्वर समझ में आया होगा। एक मात्रिक होता है ह्रस्व स्वर, या जिसमें एक मात्रा हो, या जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे। ठीक है, उनकी संख्या 4। इन्हें ही हम मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि ये किसी के संयोग से नहीं बने, ये मूल स्वर होंगे। और फिर पढ़े हमने दीर्घ स्वर, जिन्हें हम गुरु स्वर बोलते हैं या फिर संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे बात करते हैं। दीर्घ स्वर के भी 2 भेद हैं। अभी तो हम भेद पढ़ रहे हैं स्वरों के, स्वरों का एक भेद हमने पढ़ लिया, दूसरा ये रहा। तो अब लिखेंगे दीर्घ स्वर के भी कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, इसे मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं स्वरों के भेद। ठीक है, जिसमें हमने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लेतो स्वर। प्लेतो स्वर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, इसे ही हम बोलते हैं क्या? गुरु स्वर। और इसे ही हम बोलते हैं क्या? संयुक्त स्वर। ठीक है, तो यदि बात करें दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कितने थे? 7। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ,
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब दीर्घ स्वर की भी बात करें, इनके कितने भेद हैं? 2। दीर्घ स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 भेद कौन कौन से होंगे? इन्हें इस तरह से डिवाइड कर देंगे, पहले भेद में इन स्वरों को डिवाइड कर देंगे और दूसरे भेद में इन्हें, यानी कि इनका नाम हमने संयुक्त स्वर रखा। यानी कि संयुक्त स्वर किसी ना किसी वर्ण से या किसी ना किसी स्वर से योग हो रहा होगा, संयोग हो रहा होगा इनका, तो ही इनका नाम पड़ा संयुक्त स्वर। तो हम देखते हैं इनका जो संयोग हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है। इसमें जो भेद हैं, एक भेद तो होगा मूल दीर्घ स्वर और एक होगा संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है। तो पहला ही भेद लिख लेंगे, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। मैंने बताया ना कि पहले भेद में हम इन 3 की बात करेंगे और दूसरे भेद में इन 4 की हम बात करने वाले हैं। तो पहले भेद में ही क्या था? ये था आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है। दीर्घ स्वर यानी कि मूल दीर्घ स्वर, ये जो है 2 मूल स्वर मिले होंगे और दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ होगा। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 2 सजातीय स्वर, एक समान स्वर मिलकर मूल दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। लिखना चाहो लिख सकते हैं कि सजातीय स्वर या फिर एक समान स्वर, बात एक ही है। ठीक है। सजातीय कह दो या फिर एक समान स्वर कह दो या फिर मूल स्वर कह दो। मूल स्वर हमने पढ़े थे ना, मूल स्वर कौन से थे? जो हस्व स्वर को ये मूल स्वर कहते हैं, जो ये था ए, छोटा ई, ऊ और री। ठीक है। ये क्या थे? मूल स्वर थे। मूल स्वर। तो 2 मूल स्वर मिल रहे होंगे और मूल दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है। अब इनका निर्माण कैसे हो रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव हमें संधि में देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यदि मैं आ की बात करूं, आ, इसका निर्माण कैसे हुआ है? 2 एक समान मूल स्वर मिलेंगे, तो इसमें कौन कौन से मिले हैं? ए और ए। ए और ए मिलकर होता है आ। ठीक है। या ऐसा लिख लो, ए और ए मिलकर क्या होगा? आ। ठीक है। फिर दूसरे की बात करूं कि बड़ा ई का निर्माण कैसा हो रहा है कि छोटा ई मिलेगा और छोटा ई मिलेगा, बन जाएगा बड़ा ई। ठीक है। और बात करते हैं ऊ की कि बड़ा ऊ कैसे बन रहा है? छोटा ऊ मिलेगा जिसे हम मूल स्वर बोलते हैं, यानी कि 2 मूल स्वर मिलेंगे और ऊ का निर्माण, बड़े ऊ का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी मूल दीर्घ स्वर की? सजातीय स्वर या एक समान स्वर मिलकर मूल दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये हमने निर्माण सीखा। ध्यान रखना कि आ का निर्माण कैसे हो रहा है? ए और ए मिलेगा, आ बन जाएगा। ई का निर्माण कैसे हो रहा है? छोटा ई और छोटा ई मिलेगा, बड़ा ई बन जाएगा। ऊ का निर्माण कैसे हो रहा है? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। चलो इससे आगे बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आशा है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है। चलो धन्यवाद।